मैथ्स के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला जो सेगमेंट होता है वो लेवलर कोड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेवलर कोड से मुराद ये कि यानी कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन या कौन सी कंपनी है जिसने ये स्पेशल ड्रग बनाई है, इसको इसकी प्रोडक्शन है। ये ड्रग्स ऐसी होती है इसमें कौन कौन से इंजेक्शन वगैरह शामिल होते हैं जो मोस्टली यूज होते हैं पेशेंट्स के लिए। उन इंजेक्शंस के लिए, हर ड्रग के लिए जो है वो एक स्पेशल इंडीसी होता है, नेशनल ड्रग कोड होता है। तो इसका जो पहला हाफ होता है वो लेवलर कोड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेवलर कोड से मुराद ये कि जिसने मैन्युफैक्चर किया है उस ड्रग को, जिसने उसको बनाया। सेकंड जो इसका सेगमेंट होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है डोजेज ऑफ ड्रग को, यानी जैसे 5 mg की टेबलेट्स होती हैं, 10 mg की टेबलेट्स होती हैं, 250 mg होती हैं, 500 mg होती हैं। तो इस तरह की जो स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होती है ड्रग की, उस स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो इसका सेकंड सेगमेंट होता है, यानी प्रोडक्ट कोड। और थर्ड सेगमेंट जो होता है इसका पैकेज कोड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। पैकेज कोड से मुराद ये कि साइज क्या है उस पैकेज का, जिस कॉटन के अंदर या जिस पैकेज के अंदर ये ड्रग होती है उसका साइज क्या है, यानी 200 पीसेज हैं उसमें या 200 पैकेट्स हैं, या जिस तरह से भी उस ड्रग का साइज होगा, जो भी उसकी पैकिंग में होगी, उसको पैकेज कोड को जो है इसका थर्ड सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब ये एनडीसी कहाँ पे फाइंड होता है? ये एनडीसी जो है, जो भी डॉक्टर्स मेडिसिन वगैरह देते हैं, जो ड्रग्स वगैरह बाई करते हैं, तो उसके पैकेज के ऊपर यानी उसके जो पैकिंग होती है उसके ऊपर, कंटेनर के ऊपर लिखा होता है ये ड्रग को। उसके अलावा इसको डिफरेंट पोर्टल से भी सर्च किया जा सकता है। इन पोर्टल्स पे जाके जब आप ड्रग कोड की फर्स्ट 5 सेगमेंट्स, फर्स्ट 5 डिजिट्स डालेंगे तो वो पूरा ड्रग कोड जो है वो प्रोवाइडर को प्रोवाइड कर देगा। तो ड्रग कोड का पर्पज़ ये होता है कि जब आप इंश्योरेंसेस को क्लेम भी करते हैं, कुछ कमर्शियल इंश्योरेंसेस ऐसी होती हैं जब हम उनको इंजेक्शंस और वैक्सीन वगैरह की बिलिंग करते हैं तो हमसे ये रिक्वायर करती हैं कि आप इसके साथ हमें ड्रग कोड, नेशनल ड्रग कोड भी प्रोवाइड करें। यानी उसका पर्पज़ ये होता है कि वो ये जानना चाह रही होती है कि प्रोवाइडर जो है वो कौन सी कंपनी के, कौन से मैन्युफैक्चरर का की जो मेडिसिन है या जो ड्रग्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये 3 सेगमेंट्स होते हैं एनडीसी के, जिसको हम नेशनल ड्रग कोड कहते हैं। फर्स्ट जो है वो लेवलर कोड होता है, यानी मैन्युफैक्चरर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सेकंड जो है वो प्रोडक्ट कोड होता है, जिसमें स्ट्रेंथ और डोजेज होती है प्रोडक्ट की, जो भी ड्रग होती है उसकी। और थर्ड जो है वो लेवलर पैकेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी पैकेज के साइज को, कि इसमें कितने पैक्स। तो ये जो कोड होता है बेसिकली इंश्योरेंस को ये एक्सप्लेन करने के लिए, ये बताने के लिए यूज़ होता है कि डॉक्टर कोई ऐसी मेडिसिन या ऐसी ड्रग्स पेशेंट्स को नहीं दे रहा, या जो भी फार्मेसीज है तो पेशेंट्स को कोई ऐसी ड्रग्स उनको नहीं दे रहे जो जिनकी क्वालिटी लो। तो इसका पर्पज़ भी बेसिकली जो ड्रग्स हैं उसकी क्वालिटी मेजरमेंट के लिए होता है, कि जो भी पेशेंट्स को ड्रग वगैरह दी जाती है, इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, उनकी क्वालिटी हाई हो, वो ऐसे मैन्युफैक्चरर से बाई करें जो वेल नाउन मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो ये दो चीज़ें, एक तो क्लियर नंबर और दूसरा एनडीसी नंबर यानी नेशनल ड्रग कोड है। क्लियर नंबर यूज होता है फार्मेसीज के लिए उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क को, टेस्टिंग को, स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए। और जो नेशनल ड्रग कोड होता है वो ड्रग्स के लिए यूज़ किया जाता है, ड्रग्स के मैन्युफैक्चरर्स की क्वालिटी को देखने के लिए और ड्रग्स की डोजेज वगैरह को देखने के लिए नेशनल ड्रग कोड यूज़ किया जाता है। इसके हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर।
अच्छा 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट के बाद आप लोगों को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? जी ठीक है सर। भाई किस चीज की मीटिंग करता है यार? ये बेंच जो थे उधर एक चीज क्लास में गालियां दे उन बेचारों को पता नहीं था कि माइक कौन है। जी, आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन प्रीवियस सेशंस के हवाले से या आज के सेशन के हवाले से अभी तक? आप नो लोगों सर। को आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है सर। ओके। जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज का वो है नेगेटिव बैलेंस क्लेम्स। नेगेटिव बैलेंस क्लेम्स ऐसे क्लेम्स होते हैं जिनमें पेमेंट जो है वो अलाउड अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है, उसको हम नेगेटिव बैलेंस क्लेम में कंसिडर करते हैं। अब फर्ज कर लेते हैं कि एक क्लेम इंश्योरेंस को हमने बिल किया है और उस क्लेम की जो चार्ज अमाउंट थी वो $200 थी और इंश्योरेंस ने $150 अलाउड किए और $150 उसने पे कर दिए। अब समटाइम्स ऐसा होता है, दो सिनेरियोज हो सकते हैं इसके। एक तो ये कि इंश्योरेंस जो है पेशेंट की प्राइमरी भी होती है और सेकेंडरी भी होती है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप प्राइमरी इंश्योरेंस की प्रोसेसिंग के बाद क्लेम सेकेंडरी इंश्योरेंस को सबमिट करते हैं तो सेकेंडरी इंश्योरेंस भी क्लेम को एज ए प्राइमरी प्रोसेस कर देती है। उसकी वजह से क्लेम के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट शो रही होती है हमें, जिसको हम नेगेटिव बैलेंस में कंसिडर करते हैं। उसको हम ऐसे क्लेम्स को हम नेगेटिव बैलेंस क्लेम कहते हैं।
दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि इंश्योरेंस ने क्लेम को पे कर दिया और उसने कोई पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ी, लेकिन हमने ऑलरेडी क्लेम के अंदर पेशेंट की पेमेंट पोस्ट की हुई थी और वो जो पेशेंट पेमेंट हमने एक्स्ट्रा पोस्ट की थी वो आपको क्लेम के अंदर नेगेटिव बैलेंस के केस में शो होगी। तो ऐसे क्लेम जिनमें जो अमाउंट है वो अलाउड अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है, क्लेम 2 दफ़ा पे हो जाता है या डबल या उसको इंश्योरेंस 2 दफ़ा पे कर देती है या पेशेंट की पेमेंट एक्स्ट्रा पोस्ट कर देते हैं, तो ऐसे क्लेम्स को हम नेगेटिव बैलेंस क्लेम्स कहते हैं। नेगेटिव बैलेंस क्लेम्स के रीजंस एक तो ये हो सकती है कि इंश्योरेंस ने क्लेम को पहले प्रोसेस किया, उसने क्लेम को पे कर दिया और हमने क्लेम के अंदर कोई पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस नहीं छोड़ी थी लेकिन हमने पेशेंट की पेमेंट पोस्ट कर दी। एक तो ये रीज़न हो सकती है। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि पेशेंट की प्राइमरी इंश्योरेंस ने $10 कोपे छोड़ा, हमने वो $10 के कोपे के लिए क्लेम सेकेंडरी इंश्योरेंस को बिल किया और सेकेंडरी इंश्योरेंस ने $10 कोपे पे करने के बजाय क्लेम को एज ए प्राइमरी दोबारा से प्रोसेस कर दिया। तो इस केस में ये होगा कि हमारे पास तो बैलेंस था वो $10 बच रहा था, इंश्योरेंस ने फर्ज करें $50 पे कर दिए, तो जो $40 होंगे वो हमारे पास नेगेटिव बैलेंस में शो होंगे। और थर्ड रीजन ये हो सकती है कि समटाइम प्राइमरी इंश्योरेंस जो है वो एक ही क्लेम को 2 दफ़ा पे कर देती है, 2 दफ़ा उसकी पेमेंट रिलीज कर देती है। तो जो पहली दफ़ा पेमेंट होगी उससे आपका क्लेम सेटल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब दूसरी दफ़ा उसकी पेमेंट आएगी, जब वो पेमेंट आप पोस्ट करेंगे तो वो क्लेम में एक्स्ट्रा अमाउंट में शो होगी, माइनस में शो होगी। तो वो जो क्लेम होते हैं, ऐसे क्लेम जिनको इंश्योरेंस ने डुप्लीकेट पे किया हो या डबल पे किया हो, उनको इंश्योरेंस बाद में रिकॉर्ड कर देती है या रिवर्स कर देती है पेमेंट। ऐसे तमाम क्लेम्स जिनमें पेमेंट नेगेटिव में शो हो रही होती है यानी एक्स्ट्रा अमाउंट शो हो रही होती है, उन क्लेम्स को हम नेगेटिव बैलेंस क्लेम्स कहते हैं। उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंश्योरेंस वेब पोर्टल्स। जितनी भी इंश्योरेंसेस होती हैं उन सब के अपने अपने अलग से पोर्टल्स होते हैं और एक बाज़ कंबाइंड पोर्टल भी होता है जिसको हम अवेलिटी कहते हैं, उसके ऊपर मल्टीपल इंश्योरेंसेस फाइंड कर सकते हैं हम लोग। अब पोर्टल्स जो है इनका पर्पस क्या है, उन पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। इंश्योरेंस के जो पोर्टल्स हैं उनका एक स्पेसिफिक लॉगिन होता है, यूज़र आईडी और पासवर्ड से उनको लॉगिन किया जाता है। उनको साइन अप करने के लिए भी कोई ये प्रोसीजर है, जैसे आप फेसबुक वगैरह की आईडीज़ वगैरह क्रिएट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से पोर्टल्स भी क्रिएट होते हैं। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे डॉक्टर का एमपीआई चाहिए होता है, डॉक्टर की टैक्स आईडी चाहिए होती है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करके जब हम उसको साइन अप कर लेते हैं तो उसके बाद फिर एक स्पेसिफिक यूज़र आईडी और पासवर्ड से हम उनको लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद डिफरेंट इंश्योरेंसेस के पोर्टल्स पे डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन शो हो रही होती है। पोर्टल्स का जो बेसिक पर्पस है, एक तो यह है कि वो एलिजिबिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्लेम्स के स्टेटस वगैरह आप वहाँ से देख सकते हैं, क्लेम्स की पेमेंट्स वहाँ से पोस्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस की ईओबीज वगैरह की इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। जो हमारा ज़्यादातर कंसर्न होता है इंश्योरेंस वेब पोर्टल्स के साथ, वो इन्हीं कामों के लिए यूज़ करते हैं। सबसे जो बेसिक यूज़ है इंश्योरेंस वेब पोर्टल्स का, वो पेशेंट की एलिजिबिलिटीज़ को चेक करने के लिए। एलिजिबिलिटीज़ आप अपने सॉफ्टवेयर में भी चेक कर सकते हैं, जो बिलिंग का हमारा सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी इंश्योरेंसेस होती हैं जो सॉफ्टवेयर के अंदर एलिजिबिलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही होती, तो उस केस में फिर हमें इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी वेरीफाई करने के लिए इंश्योरेंस के वेब पोर्टल्स के ऊपर जाना पड़ता है। तो वेब पोर्टल्स के ऊपर एलिजिबिलिटी वेरीफाई करने के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। कुछ इंश्योरेंसेज आपको पेशेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ पूछती हैं। कुछ इंश्योरेंसेज के लिए आपको पेशेंट की आईडी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम चाहिए होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन सिंपल सी होती है, जो आप वहाँ पे इंटर करते हो तो आप पेशेंट की उसके अलावा जो सेकंड पर्पस होता है इंश्योरेंस वेब पोर्टल्स का, वो होता है क्लेम्स की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने क्लेम इंश्योरेंस को सबमिट किया और इंश्योरेंस की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि क्लेम का स्टेटस चेक करने के लिए आप डायरेक्टली इंश्योरेंस को कॉल नहीं करेंगे क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो अल्टरनेट रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे पास इंश्योरेंस के वेब पोर्टल्स होते हैं। आप इंश्योरेंस के पोर्टल के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे वो आपसे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करेगी, जैसे पेशेंट का आईडी नंबर, क्लेम की डेट ऑफ सर्विस और क्लेम की चार्ज अमाउंट वगैरह। ये चीज़ें जब आप वहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको स्पेसिफिक क्लेम का स्टेटस मिल जाएगा।
यानी आपको ये पता चल जाएगा कि क्लेम हमारा इंश्योरेंस को रिसीव हुआ है, उसकी पेमेंट आई है या वो डिनाई हुआ है, जो भी स्टेटस होगा वो आप वेब पोर्टल के ऊपर से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्टल के ऊपर आपको इंश्योरेंस की यूबीज वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है पीडीएफ की फॉर्म में, और डिनाइल्स की रीजंस वगैरह भी वहाँ पे एक्सप्लेन होती है। अगर कोई क्लेम इस केस आपका डिनाई है तो वहाँ पे डिनाइल रीजंस वगैरह भी मेंशन होती है। तो इससे ये पोर्टल्स का बेसिकली पर्पज ये है कि हमारा टाइम जो है वो कंज्यूम नहीं होता है इंश्योरेंस को कॉल्स करने की बजाय। हम डायरेक्टली जो है वो अगर किसी इंश्योरेंस की ERAs या यूबीज वगैरह हमें रिसीव नहीं हो रही है तो हम उनके पोर्टल्स को यूज करके ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन हमारा पहला जो पहली प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी वो ये होती है कि जितने भी इंश्योरेंसेज हैं उनकी हमें ERA रिसीव होनी चाहिए। इन इंश्योरेंसेज के साथ ERA सेटअप्स वगैरह सबके होने चाहिए। अगर किसी इंश्योरेंस की आपको ERAs रिसीव नहीं हो रही है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने सीनियर से डिस्कस करें और इन इंश्योरेंसेज की जो है वो ERA सेटअप्स बनवाएं। ERA सेटअप्स आप तो नहीं बनाएंगे, लेकिन जो सीनियर्स हैं वो ERA सेटअप्स करके आपको देंगे। उसके बाद आपको डायरेक्टली जो है वो इंश्योरेंस की ERAs आपके सिस्टम में रिसीव होना शुरू हो जाएंगी। कुछ इंश्योरेंसेज ऐसी होती है जो ERAs ऑफर नहीं करती हैं, उसके लिए फिर हमारे पास एक ही सोर्स होता है, या तो हम पोर्टल्स पे जाएं या फिर इंश्योरेंस को कॉल करें। तो कॉल से बेहतर है कि हम पोर्टल्स यूज़ करते हैं और वहाँ से हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है क्लेम्स की, पेशेंट की एलिजिबिलिटीज़ की, डिनाइल्स वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन हमें इंश्योरेंस के पोर्टल्स वगैरह से मिल जाती है। थर्ड जो पर्पज़ है इसका वो ये है कि हम रेफरल्स और ऑथराइजेशन की इंफॉर्मेशन भी पोर्टल से ले सकते हैं, वहाँ से रेफरल्स क्रिएट भी कर सकते हैं और ऑथराइजेशन वगैरह की इंफॉर्मेशन वहाँ से ले भी सकते हैं। रेफरल बेसिकली क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि हर जो भी पेशेंट इंश्योरेंस प्लान परचेज करता है तो मोस्टली प्लान ऐसे होते हैं जिनमें पेशेंट को ये कहा जाता है कि आप एक स्पेसिफिक डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं, यानी PCP को। तो अगर PCP के अलावा पेशेंट किसी और डॉक्टर को विजिट करना चाहता है, किसी और डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहता है, तो उस केस में फिर PCP उसको रेफर करेगा। तो रेफर करने के लिए फिर इंश्योरेंस से आप यूँ समझ लें कि परमिशन लेना होती है, इंश्योरेंस को नोटिफाई करवाना होता है कि ये पेशेंट जो है ये फलां डेट को फलां डॉक्टर को विजिट करने वाला है इन सर्विसेज के लिए। तो फिर उसके लिए हम रेफरल रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, इंश्योरेंस को ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और इंश्योरेंस उसको अप्रूव करती है। तो उसके बाद पेशेंट फिर स्पेशलिस्ट के पास जाके या किसी और डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें भी है जो है वो हम इंश्योरेंस के वेब पोर्टल्स के ऊपर से सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वेब पोर्टल्स के जो 3-4 पर्पस हैं, यूजेस हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। सबसे पहला जो बेसिक यूज़ है वो है पेशेंट की एलिजिबिलिटी की इंफॉर्मेशन वेरीफाई